हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज से हटके कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं इंडिया और चाइना की केस स्टडी से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, जिसमें कि बीइंग एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मेरे भी माइंड में ऐसी कई बार चीजें आती थी, जैसे कि चाइना इंडिया से ज्यादा कैसे कंपटीटिव एडवांटेज गेन कर लेता है अपने एक्सपोर्ट में थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो उनके प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली वो चाइना के ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड अदर टॉयज मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्लास्टिक इक्विपमेंट्स, जो सारे मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में चाइना से ही होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे आज ये सारे, मेनली ये 4 क्वेश्चंस। इसके आपको होपफुली आपको आज शायद जवाब मिल जाएंगे इसके। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो वो तो हमारे डेली कंटिन्यू हो ही रहे हैं। उसमें आपको एक चेंज ये है कि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली हम डिस्कस करा करेंगे, और एक वीकली और मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की आपको, जिसमें कि हम हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी एंड पीआरएस डिस्कस करते ही हैं। वो आपको वीकली और मंथली कंपाइलेशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। और डेली हम लोग ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसको आपको एक इंटरेस्टिंग वे में आपको चीजें पता चलेंगी कि क्यों ऐसा होता है, और बीइंग एज अ प्रोफेशनल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे इस सीरीज का पहला दिन, जिसमें हम मेनली केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। और जो एक कल के आर्टिकल में आया था इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि हाउ इंडिया कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब इन सोलर एनर्जीज, इन रिन्यूएबल एनर्जीज। तो उससे रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे गुजरात में एनर्जी पार्क एस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें 30,000 मेगावाट की प्रोडक्शन होगी, जो अदानी ग्रुप को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और कई सारे इंडिया का टारगेट यह है कि अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन डबल और ट्रिपल होगी आगे आने वाले टाइम में। तो उससे रिलेटेड हमें ये जानना जरूरी है, और हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब करंटली एट प्रेजेंट, जो अपने प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड करता है। और सारे कंट्री प्रेफर करते हैं चाइना को, क्योंकि उनको काफी एडवांटेज है। और वो क्या एडवांटेज है वो हम डिस्कस करेंगे आज। और इंडिया और चाइना की कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे, कैसे इंडिया compete कर सकता है चाइना से और एक्सीड कर सकता है, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है। और इंडिया कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि व्हाई चाइना इज चीप इन मार्केट। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या ऐसे कंपोनेंट है जो ड्राइव करते हैं मार्केट चाइना की, सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे मशीन, मैन, मटेरियल एंड मशीन। ये जो कंपोनेंट होते हैं, तो उनके जो लेबर हैं वो कंपिटिटिव एडवांटेज उनको है, वो डिस्कस करेंगे हम कैसे। और उनकी टैरिफ पॉलिसीज जो है उनमें उन्हें कंपिटिटिव एडवांटेज है। और एक करेंसी मैनिपुलेशन भी करती है चाइना, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। और चौथा है हमारा डंपिंग। ये फैक्टर्स है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कि उनको एडवांटेज मिलता है चाइना को ओवर अदर कंट्रीज। तो सबसे पहले लेबर वहां पे, एक तो सबसे पहले जानना है कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और मोस्टली मेजोरिटी में अनएम्प्लॉयड है वो लोग, उनकी लेबर्स। तो उनकी लेबर्स को वहां पे ये इनिशिएटिव चलाया जाता है कि उसको स्किल्ड लेबर करनी है और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए लेबर जो है अपना, एक तो इंथ्यूजियास्टिक काफी लेबर होती है वहां की, तो वो स्किल्ड हो जाती है चीजें सीखने के बाद काफी, और वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव लेबर हो जाती है, वो काफी चीप लेबर होती है, और सस्ते वेजेस में और काफी लो वेजेस में वो काम करते हैं, और काफी स्किल्ड लेबर्स होती है वो। तो लेबर से रिलेटेड हमने डिस्कस करा, उनकी स्किल्ड लेबर है और लो वेजेस में काम करती है। दूसरा है उनकी टैरिफ पॉलिसीज। चाइना में वैट एप्लीकेबल होता है, और जो चाइना में वैट एप्लीकेबल होता है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैल्यू एडिड टैक्स हमारा जो वैल्यू एडिशन होती है प्रोडक्शन में, सिर्फ वैल्यू एडिशन वाले पार्ट पे लगता है वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि इंडिया में भी था, बट वो जीएसटी आने के बाद वो कंबाइंड हो गया एज
सारे उसमें जो मेनली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट कंबाइंड होके एक होल हमारे पास एक सिंगल टैक्स सिस्टम बन के आया है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंडिया में पहले था, चाइना में वैट है। वैट में उनको एक बेनिफिट और मिलता है कि जब वो प्रोडक्शन करते हैं, जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसपे वैट पे किया होता है उन्होंने, तो अगर वो मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका वैट का रिफंड मिल जाता है उन्हें। तो रिफंड वाइल एक्सपोर्टिंग, तो उस रिफंड से उनको काफी कंपिटिटिव एडवांटेज होता है। और ये टैरिफ पॉलिसीज डंपिंग से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तीसरा है करेंसी मैनिपुलेशन। जो करेंसी मैनिपुलेशन हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। तो करेंसी मैनिपुलेशन जिसमें यूएस ने मॉनिटरिंग लिस्ट में इंडिया को रखा है कि इंडिया हो सकता है कि अपनी करेंसी मैनिपुलेट कर रही है कंपिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। तो ये चाइना ये करेंसी मैनिपुलेशन करता है, अपनी कंट्री की जो करेंसी होती है उसको डिवेल्यूएट करता है ताकि दूसरी कंट्रीज को वो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही है उसको काफी सस्ता पड़े। तो करेंसी मैनिपुलेशन करता है चाइना। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डंपिंग। डंपिंग क्या है कि जो चाइना है, चाइना अपनी करेंसी को, चाइना जो अपना प्रोडक्ट बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, वो काफी लो प्राइस पे करता है। जो उनकी कंट्री में जो प्राइस चलता है उससे काफी लो पे वो एक्सपोर्ट करता है। इससे जो कंट्री ऑफ इंपोर्ट है उसकी इंडिजीनियस मार्केट है वो अफेक्ट करती है। तो वो अफेक्ट करती है तो उनकी कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटीज और अदर काउंटरवेलिंग मेजर्स लगाती है इसमें ताकि अपनी इंडिजीनियस मार्केट को सेव करें। तो डंपिंग एक अदर एस्पेक्ट है। टैरिफ पॉलिसी से रिलेटेड है कि वहां पे ट्रेड चीट्स चाइना यूज करता है। जैसे कि अगर चाइना बाहर अपने गुड्स बेच रहा है तो उस पर 2.5% का टैरिफ लगेगा। अगर बाहर से चाइना में गुड्स आ रहा है तो उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। तो ऐसे ट्रेड चीट्स चाइना यूज करता है। तो इससे होता क्या है कि लेबर और अदर एस्पेक्ट, तो इससे होता क्या है कि इसमें लेबर लेस स्किल्ड होती है और काफी इफेक्टिव होती है और लो वेज पे काम करती है। और टैरिफ पॉलिसीज और इन सब मेजर्स के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन तक ले जाते हैं। और मास प्रोडक्शन तक ले जाते हैं तो इससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है। ये कैसे, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि सिंपल टर्म में अगर कोई नॉन प्रोफेशनल भी है उसको पता होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की लागत, किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत कितनी आती है। तो इसमें हमारे मेनली जो लेबर है, मटेरियल के खर्चे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और अदर जनरल ओवरहेड्स इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। तो अगर वो अपनी प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन तक ले जाता है, मास स्केल तक ले जाता है, तो उससे जो उनके पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी कम आती है, जो कंपैरेटिवली काफी चीप रहता है उस कंट्री के लिए। तो बाकी कंट्रीज, हम भी नॉर्मली कोई सस्ता सामान होगा तो वही खरीदेंगे, तो बाकी कंट्रीज भी वैसे ही करती है। जिस कंट्री से काफी सस्ता पड़ता है तो वो वहां से परचेज करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इसमें कि व्हाई चाइना इज चीप। अगर एस्पेक्ट है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसमें होता है कि इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया का और चाइना का क्या कंपैरिजन है और कैसे इंडिया कंपिटिटिव एडवांटेज या compete कर सकता है चाइना से। तो इंडिया में एज कंपेरिजन टू चाइना जो लेबर है वो इतनी एफिशिएंट और इतनी स्किल्ड नहीं है। फिलहाल अभी जैसे स्किल्ड इंडिया कैंपेन चलाई है गवर्नमेंट ने, और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये सारे हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम होप कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में स्किल्ड लेबर जनरेट होंगी और इंडिया में, और हमें एडवांटेज मिलेगा। तो फिलहाल लेबर जो है इस सेक्टर में हम अपना काम कर सकते हैं अच्छा। और हम कैसे बेटर कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसमें कि गवर्नमेंट ने अपने कहा कि इंडिजिनियस मार्केट को सपोर्ट करने के लिए एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स,
उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरर, द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चर हाई दे विल प्रोवाइड द इंसेंटिव्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो इससे रिलेटेड ये सारी स्कीम्स हैं पीएलआई स्कीम्स। और अगर हम मास प्रोडक्शन जैसे चाइना करता है वैसा करेंगे और ये हमें इंसेंटिव्स मिलेगा तो मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिलेगी। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकता है? अगर इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपैरेटिवली काफी कम है और मास प्रोडक्शन तक स्केल तक वो ले जा पाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर इतना सपोर्ट मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा तो काफी मैन्युफैक्चरर्स जुड़ेंगे, तो इंडिया को काफी एडवांटेज होगा और कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से वो हम इफेक्टिव लेबर बना पाएंगे और एफिशिएंट प्रोडक्ट बना पाएंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम होगी और हम लेस प्राइस पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। तो इससे ये हमारे रिलेटेड है कि मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकता है इंडिया। करंटली हमारा फार्मेसी लेवल में हम मैन्युफैक्चरिंग हमें कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग हब, और अभी प्रपोजल है और ये जो इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है इसमें। अब कॉस्ट अकाउंटेंट्स इसमें रोल अपना प्ले कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स के स्टैट्यूटरी रोल्स हैं कई, लाइक इन जीएसटी एंड इन कंसल्टिंग इन द टू द इंडस्ट्रीज, लाइक इन कॉस्टिंग एरिया में कंसल्ट कर सकते हैं सही। और तो हमने डिस्कस किया इंडिया के कॉस्ट अकाउंटेंट के स्टैट्यूटरी रोल्स है, लाइक इन जीएसटी, कॉस्टिंग एंड इन अदर कंप्लायंसेस मैटर्स। अब जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं वो ये चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं और ये अपने स्टेटमेंट्स में और अपनी ऑब्जर्वेशन में डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ इंक्रीज, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और कई सारे मेजर्स लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट से रिलेटेड और टारगेट कॉस्टिंग, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी, कैसे वो वैल्यू इंजीनियरिंग करके कैसे अपने ऐसे फीचर्स को वो इम्प्रूव कर सकता है और अपनी कॉस्ट को कंपेटिटिवली काफी कम कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी बट विद यूजिंग ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल्स। ये फैक्टर्स हैं। और एमएसएमई सेक्टर्स में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, एमएसएमई सेक्टर में कॉस्ट अकाउंटेंट्स अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं to give them confidence how to scale up their production and their business, and to let them aware about the schemes and the initiatives provided by the governments like PLI schemes as we discussed earlier, जो हमने डिस्कस किया था। इस एरिया से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटेंट्स बता सकते हैं। और जो हमने डिस्कस करा था सबसे पहले पॉइंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एडवाइस दे सकते हैं कि व्हाट आर द एरियाज, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे ऐसे टेक्निक्स लगाई जाए और वैल्यू इंजीनियरिंग टाइप अदर टेक्निक्स, जिससे कि उनकी कॉस्ट काफी रिड्यूस हो और अननेसेसरी वेस्टेजेस कम हो जाए और इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे कर सके एंटरप्राइजेस। तो उससे रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, अब हम केस स्टडी के थ्रू डिस्कस करते हैं कि कैसे चाइना इंडिया की मार्केट को हैंडल कर रहा है। तो ये जैसे हमने इंपोर्ट किया युआन में, हमने रुपीस देके एक्सपोर्ट करा चाइना ने, इंडिया ने इंपोर्ट किया। तो मोस्टली हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जैसे आयरन एंड स्टील एंड अदर एरियाज में वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। कई ऐसे एरियाज है जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है इनपुट्स अपने, बट मेजोरिटी ऑफ द फिनिश गुड्स हमारे जो है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया
वो डंपिंग टेक्निक्स अपनी यूज करते हैं, उनकी कॉस्ट काफी कंपेरेटिवली काफी कम होती है। तो कई सारे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और कई सारे प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चाइना की तरफ मूव करता है कि वहां से हमारे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करने चाहिए, अगर हम बनाएंगे तो काफी महंगा पड़ेगा हमें। और ये सारी टेक्निक से गुड्स आता है इंडिया पे, इंपोर्ट करते हैं, उसमें पैकिंग एंड लेबलिंग करके ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी टू कस्टमर फाइनल करके हमारे एमआरपी पे प्रोडक्ट सोल्ड होता है। तो इस पे जैसे हमने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट हम पे आया, हमने इस पे पैकिंग लेबलिंग करी। अब जो हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी में मैन्युफैक्चरर प्राइस डिसाइड करता है, उस पे हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है, जो हमने प्रोक्योर करा है वो अमाउंट आता है, प्लस जो हमने पैकिंग लेबलिंग करी उसके खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे एंड डिलीवरी, इन सब के जो लॉजिस्टिक्स होते हैं इनके खर्चे, ये तीनों लॉजिस्टिक्स और ये ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है हमारा। तो इन सब के खर्चे को कंप्राइज करके, और जीएसटी का इनकॉर्पोरेशन जब हुआ तो जीएसटी का कंपोनेंट इसमें आया, उस सब को टोटल करके हमारा एमआरपी आता है। तो ये डंपिंग टेक्निक से हमारे इंडिजिनियस मार्केट को तो अफेक्ट कर ही रहा है, बट ये जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे पीएलआई स्कीम्स है, अगर इसको लार्ज स्केल में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे जो इंडिजिनियस मर्केंट्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है डोमेस्टिक मार्केट पे, उनको सपोर्ट मिलेगा, वो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो अपने प्रोडक्ट को विदाउट इम्पोर्टिंग वो हम इन हाउस प्रोक्योर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे एंड उसको इस प्रोसेस में लाएंगे। प्रोडक्शन के बाद पैकिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपैरेटिवली हमारे प्रोडक्ट को एक तो चांसेस ऑफ ग्रोथ मिलेंगे कि हमारी एक मार्केट एस्टेब्लिश हो जाएगी, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के बाद ऐसा एक टाइम आएगा कि जिसमें कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि इंपोर्ट करें। तो ये सारे मेन एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि इंडिया अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके चाइना को पीछे छोड़ सकता है और प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करके एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज की केस स्टडी में इतना ही। बाय बाय।